हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री से, पृष्ठ रसायन से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मज़ेदार टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस या इसमें और एक हम जोड़ सकते हैं एंजाइम कैटालिस्ट एंड एंजाइम कैटालिसिस। तो विकल्प उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम उत्प्रेरक तथा एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि एंजाइम उत्प्रेरक कहाँ पर होता है। तो ये लिविंग सेल्स में होता है, केवल जीवित कोशिकाओं में जो है एंजाइम उत्प्रेरक की जो है क्रिया चलती है। और एंजाइम उत्प्रेरक की जो घटना होती है वो कहाँ चलती है, केवल जीवित कोशिका में ही चलती है। अब देखिए यहाँ एंजाइम की पहले परिभाषा हम देख लेते हैं फटाफट। क्या एंजाइम उत्प्रेरक या एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए एंजाइम जो होता है आपका, एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजनीय ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजनीय ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर मतलब कणिका में प्रोटीन्स होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में यानी कि लिविंग सेल्स में उत्पन्न होते हैं और लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका में होने वाली उपापचय क्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू क्या होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक होता है। रिएक्शन ये चलती है इसमें। आता है एंजाइम उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, यानी कि बायोकेमिकल कैटालिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तथा एंजाइम द्वारा अभिक्रिया की दर, कौन सी अभिक्रिया, जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक अभिक्रिया चलती है, उस अभिक्रिया की दर में क्या वृद्धि की घटना क्या कहलाती है, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। तो सीधा बात, एंजाइम्स क्या होते हैं अगर कहा जाता है तो आप कहिए एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सीधा एक शब्दों में इसको हम कहें तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन ज्यादातर होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, कणिका में गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजनीय युक्त प्रोटीनीय ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और जीवित कोशिका को ही क्या करते हैं, ये उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। और एंजाइम द्वारा जो क्रिया की दर में जो वृद्धि की घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे हम अगर भोजन करते हैं तो भोजन अगर एंजाइम ना हो तो 50 वर्ष तक हमारे आमाशय में भोजन वैसे क्या होगा, पड़ा रह जाएगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के पाचन की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और भी तमाम रिस्पिरेशन जो होता है आपका, रिस्पिरेशन चाहे आपका श्वसन हो या आपका पाचन तंत्र हो या कोई भी आपका जो सिस्टम होता है, वहाँ पर एंजाइम जो है अपना कार्य, अपना फंक्शन जो है करता है। बिना एंजाइम के जीवित कोशिका संभव नहीं है। कोई भी जीवित सेल है बिना एंजाइम के, यानी कि कोई भी जीवन यानी कि कह लीजिए कि बिना एंजाइम के संभव नहीं है, एक शब्द में। अब देखिए जो एंजाइम है, कुछ शब्द यहाँ हमने लिख रखा है यहाँ पर। एंजाइम जो होता है, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कुहरे ने किया था, इसको आप जाने। और ईस्ट जो आपका एक कोशिकीय जो फंगस है, एक कोशिकीय फंगस है, इसमें से जाइमेज एंजाइम को सबसे पहले पृथक किया गया था। सबसे पहले पृथक किया गया था एंजाइम ईस्ट से, जाइमेज एंजाइम को सबसे पहले पृथक किया गया था। किसने किया था, हैंस बुकनर ने किया था सबसे पहले। और लोबिया जो आपका होता है, लोबिया के सीड्स में जो है यूरिएज नामक एंजाइम को सबसे पहले सुमनर ने जो है पृथक किया इसमें। ठीक है, इतना तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा ये चीज यहाँ पर। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ चीजें और आपको हम समझाते हैं। जो एक ग्राफ आपको हमने बनाया है इसको आप समझेंगे। देखिए एंजाइम आपका है, ये एंजाइम विकल्प। तो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं आपके। कुछ सिंपल एंजाइम होते हैं जिसमें केवल प्रोटीन होते हैं, और जो जटिल एंजाइम होते हैं एक प्रकार से ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स जो होता है, सपोज दैट मान लीजिए कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। कुछ सरल एंजाइम भी होते हैं, जैसे आपका यूरिएज है एक सरल एंजाइम है, प्रोटीएज एक सरल एंजाइम है, तो उसमें केवल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, केवल इसमें प्रोटीन होते हैं। और कुछ आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है यानी कि आप प्रोटीनीय भाग होता है, दूसरा क्या होता है आपका प्रोटीन पार्ट होता है।
जो ये प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को। तो एंजाइम में प्रोटीन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंजाइम में प्रोटीन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम में नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके दो टाइप के हो जाते हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक होता है। जो कार्बनिक होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं, यानी कि सहकारक कहते हैं। और इस सहकारक में कौन मुख्यतः होते हैं, वो मेटल्स आयन होते हैं। कुछ कौन होते हैं, मेटल्स आयन्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव, आयरन पॉजिटिव। इस तरीके से जो है ये आयंस जो है हो सकते हैं, या मॉलिब्डेनम हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कार्बनिक होता है। उस कार्बनिक वाले को हम क्या कहते हैं, को एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और को एंजाइम्स जो इसमें होता है वो आपके कौन हो सकते हैं, जैसे कुछ विटामिन हो सकते हैं, B1, B3 और B5, इस तरीके से कुछ विटामिन हो सकते हैं। और NADP हो सकता है, NAD हो सकता है, FAD हो सकता है। इस तरीके से ये कुछ होते हैं। अब इनका क्या है, ये चीज क्या करते हैं, ये वाले यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, यानी कि जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट इसमें होते हैं, यानी कोफैक्टर है, कोफैक्टर और को एंजाइम होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन को क्या करते हैं, जो आपका इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है आपका जो कोफैक्टर होता है, इस एंजाइम के साथ जो है परमानेंटली अस्थायी रूप से क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ा होता है। तो इसलिए जब एपो एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन होता है और जो कोफैक्टर होता है, ये दोनों हमेशा साथ साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम के नाम से इनको जाना जाता है। होलो एंजाइम के नाम से इसको हम जानते हैं, किसको, एपो एंजाइम और कोफैक्टर को एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। इनको कहा क्या जाता है, इन वाले पार्ट को इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर कहते हैं, एक्टिवेटर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि बिना एक्टिवेटर की उपस्थिति में ये एंजाइम ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता है, अकेला एंजाइम चरभार नहीं फोड़ सकता है। यानी कि एक अकेला एंजाइम अगर हो तो काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ क्या हो, ये जो है नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होंगे, यानी कि एक्टिवेटर्स जब तक ये नहीं होंगे तब तक ये अकेला कार्य जो है ठीक से नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो है इस जो है एंजाइम की क्या करते हैं, जो इसमें एंजाइम जो प्रोटीन वाला पार्ट होता इसमें प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है, इस प्रोटीन पार्ट का क्या करता है, सक्रियता को उसके क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये आप नोट्स बना लीजिएगा इसका बढ़िया से। तो एंजाइम क्या होते हैं, एक बार परिभाषा हम मिटाते हुए फिर आपको रिपीट कर रहे हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उच्च अणुभार के जटिल नाइट्रोजनीय युक्त प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और जीवित कोशिका को ही क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए एंजाइम को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट के नाम से कहते हैं। और इस प्रकार ये उपापचय प्रक्रिया को क्या करते हैं, क्रिया की दर को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। आइए एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ जो है एग्जांपल्स को हम देखते हैं। एग्जांपल्स में जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को कौन करता है, देखिए यही जाइमेज एंजाइम होता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किस में बदलता है, एथिल एल्कोहल में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। ठीक है, देखिए ये ग्लूकोज C12H22O11, ये क्या आपका सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज। इस सुक्रोज को कौन करता है, इनवर्टेज। इनवर्टेज जो एंजाइम होता है इस सुक्रोज को किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज। याद है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में चेंज करता है इसको, ये ग्लूकोज है। यद्यपि दोनों के अणुसूत्र सेम है लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये क्या आपका फ्रक्टोज है, ये क्या है, फ्रक्टोज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो याद है ग्लूकोज को, ग्लूकोज हो या आपका फ्रक्टोज हो,
फ्रक्टोज आपका हो सकता है यहाँ, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, जाइमेज एंजाइम इसको किसमें चेंज करता है, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में इसको जो है चेंज करने का कार्य करता है। और एक ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इसको किसमें चेंज करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसी तरीके से आपका C12H22 और O11 जो आपका होता है C12H22 O11 जो आपका है यहाँ पर यही संरचना आपकी है, ये सुक्रोज है, लेकिन इसी को हम कहते हैं माल्टोज, माल्टोज के नाम से इसको हम जानते हैं। तो माल्टोज यहाँ आप जल अपघटन कर लीजिएगा प्लस H2O की उपस्थिति होगा, और इसका भी जल अपघटन जब किया जाता है तो किसकी उपस्थिति में किया जाता है, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। तो माल्टेज देखिए दोनों का संरचना यहाँ एक अणुसूत्र एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इनके संरचना में अंतर होता है। अणुसूत्र भले ही एक लेकिन संरचना में अंतर, ऐसे को हम क्या कहते हैं, समावयी कहते हैं ना, आइसोमर्स कहते हैं ऐसे को हम। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ केवल बनता है ग्लूकोज, यहाँ इसमें क्या बनता है, केवल C6H12O6, केवल ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, लेकिन इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के। अब देखिए आपका एक ऐसा सूत्र और होता है C12H22O11 प्लस H2O, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये अब हम ले रहे हैं, ये आपका लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज। इस लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम जो होता है, लैक्टेज एंजाइम किसमें बदलता है, एक ग्लूकोज बनाता है और दूसरा क्या बनाता है आपका, एक क्या है, एक ग्लूकोज और ये क्या आपका गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बनाता है। तो याद रहे तो आपको ये वाला तीनों फार्मूला एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन एक जैसे तो है फार्मूला, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। इनका सूत्र सेम है लेकिन इनका संरचना अलग अलग है और नाम भी अलग अलग है, लेकिन आपको दिख रहे होंगे एक ही जैसे। जैसे यहाँ देखिए सब यहाँ एक जैसे ही सब दिख रहे हैं यहाँ, और सूत्र एक ही जैसा है, लेकिन सब ये अलग अलग है, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, संरचना में अंतर होता है और सूत्र सेम होता है। ये है ग्लूकोज, इसके दोनों तो एक ही है, इसमें क्या आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको मिलता है। तो इसमें GF मिलता है, इसमें डबल G मिलता है और इसमें भी क्या मिलता है, डबल G, लेकिन इस वाले डबल G में अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज है। इसी तरीके से जो आपका यूरिया, एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके 1 2 3 4, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे यूरिया है, यूरिया का जल अपघटन किया जाता है किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। तो क्या बनता है यहाँ, अमोनिया बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा, ओके ठीक है, अब नहीं दिखेगा इसके बाद। तो ये वाला ही हम इसको जो है देखिए, एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा दे रहे हैं कि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। कुछ एंजाइम कुछ और हम देते हैं आपका एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका फैट, क्या लेते हैं, जो आपका फैट होता है। तो फैट यानी कि फैट जो आपका होता है, इसको क्या करता है, लाइपेज एंजाइम होता है। फैट को क्यों विघटन करता है, लाइपेज एंजाइम, किसमें, ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड में चेंज करता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, याद है ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड में चेंज करता है। ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH CHOH और ये CH2OH, ये इसका फार्मूला होता है। और देखिए स्टार्च को C6H10O5 होल N, ये आपका है स्टार्च का फार्मूला, ये है। स्टार्च को का यह अणु जल अपघटन करेंगे, यह अणु लेकर किसकी उपस्थिति में, स्टार्च का डायस्टेज
डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम किसमें इसको बदल देता है? माल्टोज में। तो सी इसमें जो है डायस्टेज एंजाइम इसको माल्टोज में बदलता है। तो इसके आप यहाँ 2 अणु लेंगे, तो ये C12H22O11 N अणु मिलेगा। तो ये क्या मिलता है यहाँ? माल्टोज आपका मिलता है। ठीक है, ये चीज इसको आप नोट करेंगे, ये आप नोट करेंगे, ये ठीक है। यही चीज आपका होता है इसी तरीके से C6H10O5 का होल N, यही आपका क्या है? स्टार्च। यही स्टार्च से आपका क्या बनता है? NH2O ले लेते हैं, तो आपका होता है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या होता है? इसको C6H12O6 यानी कि इसको ग्लूकोज में क्या करता है? चेंज। बहुत से अणु, N का मतलब क्या? N का मतलब बहुत से अणु ग्लूकोज के मिलते हैं स्टार्च से। तो ये दोनों फार्मूला देखिए थोड़ा सा डिफर है, यहाँ पर है तो स्टार्च ही दोनों से बनता है, लेकिन ये डबल अणु इसके मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। ये इसके क्या बनाते हैं? सिंगल अणु क्या होते हैं इसके? एमाइलेज। क्या बनाते हैं? ये चीज ग्लूकोज बनाते हैं। इसी तरीके से जो होता है आपका प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है इसको जो है पेप्सिन नामक एंजाइम क्या होता है? एमिनो एसिड में चेंज करता है, एमिनो एसिड्स में। देखिए प्रोटीन की अगर कहा जाए कि क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। ठीक है, प्रोटीन की क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। इसी तरीके से ट्रेप्सिन जो आपका होता है भी प्रोटीन एंजाइम होता है। अच्छा यार, ट्रेप्सिन भी आप लगा सकते हैं, ट्रेप्सिन एंजाइम भी लगा सकते हैं। ट्रेप्सिन या ट्रेप्सिन एंजाइम भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में जिसको आप कहते हैं डीएनए या आरएनए, यही तो होता है न्यूक्लिक एसिड में। इसको न्यूक्लियेज एंजाइम, कौन? न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है इसको न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस सुगर फास्फेट जिसमें जुड़ा होता है, इसको न्यूक्लियोटाइड में क्या करता है? चेंज करता है। तो डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यानी कि जो डीएनए आरएनए होता है, इसकी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है, बेस सुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। तो ये ढेर सारे आपको हमने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये आप नोट कर लेंगे। एक एग्जाम ऐसे जो है कार्बोनिक एसिड आपका होता है, मतलब H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। इसको जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। इसको जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। दुनिया का सबसे तेज फास्ट जो है ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है सबसे तेज वर्क करता है। दुनिया का सबसे तेज जो है एंजाइम कौन सा कार्य करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता है। तो ये सब एग्जांपल आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा? चलिए ऊपर लिखते हैं इसको। नीचे जो लिखा गया है आपका, ये लिखा गया है कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे आप कहते हैं। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ठीक है, और ये आपका क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल में, यही नीचे आपका लिखा गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये आप जो है बढ़िया से इसको आप जो है नोट्स बनाएं। हो गया? चलिए
अब आपको थोड़ा चीजें और हम बता दें, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। एंजाइम उत्प्रेरक के लक्षण आपको हम बता दें। एंजाइम उत्प्रेरक के लक्षण, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप इसको लिखिएगा। एंजाइम उत्प्रेरक के क्या लक्षण हैं? एंजाइम उत्प्रेरक के लक्षण, तो पहला आप लिखेंगे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। पहला पॉइंट आप लिखेंगे एंजाइम क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। दूसरा लिखेंगे एंजाइम उच्च अणुभार के होते हैं। इनका अणुभार कितना होता है? 10,000 या इससे अधिक। एंजाइम का अणुभार कितना होता है? 10,000 या इससे अधिक का जो है अणुभार इसका होता है। यू कह सकते हैं या एमयू कह सकते हैं, होता है। एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है। अगला पॉइंट है एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है। एंजाइम यानी विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? एक एंजाइम केवल एक ही एंजाइम क्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट होगा आपको। ठीक, अगला पॉइंट आप सुनिए, नोट्स बनाइएगा। एंजाइम जो होते हैं ये जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिससे एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे एंजाइम जो है एक जो है निम्नतम ताप पर जो है अच्छे तरीके से कार्य करता है, और ये जो इसका निम्नतम ताप होता है उसको हम कहते हैं अनुकूलतम ताप कहते हैं। एंजाइम जो होता है एक निश्चित ताप पर ठीक तरीके से कार्य करता है। इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? अनुकूलतम ताप कहते हैं। अनुकूलतम ताप कहते हैं। अनुकूलतम ताप कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट एंजाइम जो होते हैं एक निश्चित पीएच मान पर जो है ठीक तरीके से कार्य करते हैं। और एंजाइम के लिए पीएच मान कितना होता है? 5 से 7 के बीच ये पीएच मान इनका होता है। इस पीएच मान पर अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। इससे कम या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इसी तरीके से ताप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम नष्ट हो जाएंगे। ताप बहुत कम हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला पॉइंट सुने, एंजाइम जो होता है, एंजाइम जो है कुछ बाहर से इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं इसकी उपस्थिति में नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपका क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन साइनाइड नहीं होना चाहिए, ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप देखेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड आपका है, ये चीज नहीं होना चाहिए। एंजाइम के लिए कुछ पदार्थ आहार का कार्य करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, इनऑर्गेनिक पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम के लिए जो है क्या करते हैं? आहार का कार्य करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो एंजाइम के मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया, इस तरीके से आप वीडियो जो है बढ़िया से सुनकर इसका नोट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।